नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोंडागांव से मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य चतुर्वेदी, जो मानसिक समस्या से जुड़ी बीमारी और उनके इलाज के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू सो मच मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और बात करने का मौका देने के लिए। जी डॉक्टर आदित्य, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कैसे पहचाना जाए मनोरोग रोगी को और सिम्टम्स क्या हैं उसके? सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें आदमी करता है उन चीजों से वो कम होने लगता है, कम काम करने लगता है, लोगों से मिलना बंद कर देगा, घर वालों से बातचीत बंद कर देता है, काम पे जाना बंद कर देता है, वो बातें कम कर देता है, उसकी बातों में वो तेज नहीं रहता जो पहले नॉर्मल आदमी के रहता है। तो सबसे पहले घर वाले ही ये चीज को पहचानते हैं और ये बात हमेशा मानने लायक होनी चाहिए कि ये बात हमेशा सोचने लायक है कि अगर कोई बोल रहा है कि मुझे कोई तकलीफ है या मुझे एक घबराहट की बीमारी होती है, छोटी सी एक कोई भी चीज है, या मुझे नींद नहीं आती, तो भी हमको बात करना बहुत जरूरी है। जैसे इस प्लेटफॉर्म में हम आज बात कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं, जो ये मानसिक रूप से जो विक्षिप्त होते हैं, इनको क्या होता है, इनको बात ही करने के लिए कोई नहीं रहता, क्योंकि इनको कोई समझता नहीं है। तो ये रहता है कि इनका जो सिम्टम्स यही रहता है कि इनकी डेली चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हमारे आसपास के लोग हैं, उनको नींद का तो प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ नशे की तो आदी नहीं है, वो जनरली मानसिक किसी को कुछ त्रुटि होती है तो वो चाहता है कि मैं इससे दूर भागने के लिए वो नशे की ओर भागता है, ताकि घर वाले लोग नहीं समझ रहे हैं या दोस्त यार नहीं समझ रहे हैं। ऐसे लोग को हमको और देखना पड़ता है कि जैसे इनके दोस्त यार कम है, या जो सिर्फ नशे के ही आदी हो रहे हैं, या नशे वालों से ही दोस्ती है, तो ये ऐसे हम उनको पहचान सकते हैं। जी और आज जी डॉक्टर आदित्य, आखिर कारण क्या इसके रह सकते हैं? जैसा कि आपने जिक्र किया कि कहीं नशे का आदी तो नहीं वो इंसान हो रहा है, क्या इसका कारण, एक बड़ा कारण नशा रह सकता है या कोई अन्य कारण भी इसके रहे होंगे? ऐसा भी कुछ है? नहीं, अन्य कारण भी होते हैं। जैसे हमारे दिमाग में कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और वो उनके बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर वो या तो कम हो जाते हैं या तो ज्यादा हो जाते हैं, जिनके वजह से ये प्रॉब्लम्स चालू होती है। जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं मानसिक रोगों के, वो अलग अलग दिखते हैं। जैसे डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या एंजाइटी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें जो दिमाग के अंदर जो केमिकल्स बोलना चाहिए हम लोग को, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं हम लोग, उनका जो लेवल है वो नॉर्मल से या तो ऊपर या तो नीचे हो जाता है। नशा क्या करता है? नशा, जैसे हम शराब की बात करते हैं, जैसे तो शराब क्या होता है कि हमेशा वो सीएनएस डिप्रेसेंट है, मतलब दिमाग को हमेशा लो कर देता है वो। भले लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है लेने के बाद ऐसे करके, लेकिन डेली बेसिस पे जो लेना चालू कर देता है तो उसमें क्या होता है कि वो उसके दिमाग को लो ही करता जाता है। फिर जब उसको शराब नहीं मिलती तो भी उसका दिमाग उसको लो ही रखता है। इससे क्या होता है कि पहले लोग तकलीफ में शराब पीते हैं। जैसे स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ एडिक्शन बोलते हैं हम उनको, मतलब नशा करने के स्टेजेस होते हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मतलब जैसे माइल्ड मतलब मैं कभी कभार पी लेता हूँ, फिर वो डेली बेसिस पे हो जाएगा, फिर लास्ट स्टेज में ऐसा होता है मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। तभी देखते हैं कि हम जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको सुबह ड्रिंक की जरूरत पड़ती है, मतलब तो उनको सुबह ड्रिंक की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको नींद नहीं आता। रात को नींद आने के लिए भी वो ड्रिंक लेते हैं और सुबह उठने के बाद भी वो काम करने के लिए भी ड्रिंक लेते हैं, मतलब वो बिना नशे के नहीं चल पाते हैं। तो ये इससे उनका मानसिक स्थिति तो प्रभाव पड़ ही रहा है ना, ऐसा है। जी। इसके अलावा अगर बात डॉक्टर आदित्य ये कहा जाए कि दिमाग पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन सेहत पर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है? क्या इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है अगर ऐसी हरकतें करता रहा और एडिक्शन की तरफ लगातार वो बने रहा? तो क्या जा सकता है वो डिप्रेशन में? ऐसी संभावनाएं हैं? जी जरूर। ये क्या होता है कि अगर मानसिक, जैसे हम 8 घंटे की एक शिफ्ट करते हैं, काम करते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन अगर 8 घंटे के बाद हमको 4 घंटे और एक्स्ट्रा करने बोल दिया जाता है तो हम थोड़ा सा, हमको हमारे शरीर में थकान महसूस होता है। तो थकान महसूस होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है। तो जब हमारे दिमाग में अगर कुछ मानसिक प्रॉब्लम किसी को होता है
तो उसको हमेशा देखिए कि उसको नींद का प्रॉब्लम होगा, हाथ पैर में ताकत नहीं होगा उसके, या उसको काम करने का मन नहीं है, किसी से मिलने का मन नहीं है, तो ये शरीर में उसको दिखने लगता है। और ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे बोलते हैं सोमेटाइजेशन, अगर किसी को मन का प्रॉब्लम होता है, मन दिमागी रूप से कोई बीमार है, तो उसका हाथ पैर दुखता रहेगा, पर्टिकुलर उसको गैस का प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोग गैस की टैबलेट सालों से खा रहे होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शायद मन का भी ये प्रॉब्लम इनको हो सकता है करके। तो यकीनन है कि सेहत में तो बहुत प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोविड के समय कई बार ऐसा होता था, बहुत केसेस हमने देखा कि कोविड के समय RT-PCR के लिए टेस्टिंग के लिए मतलब टेस्ट के लिए दिया, तो रिपोर्ट 2-4 दिन तक के लेट आता था, 2-4 दिन लेट हो जाता RT-PCR, क्योंकि इतना बर्डन था। तो 2-4 दिन तक के वो ठीक रहता, लेकिन जैसे उसे पता चल पेशेंट को कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, वो इतना घबरा जाता है, इतना, क्योंकि वो उनको हर चीज होने लगता है उसके बाद। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है बताने के लिए कि दिमाग में अगर तनाव पड़ता है तो शरीर में दिखने लगता है। जी जी। लेकिन दवाइयाँ, जो कि आपने जिक्र किया है, तो दवाइयाँ कैसे लेनी है डॉक्टर साहब, और साथ ही साथ क्या दवाइयों का लेने का भी एक तरीका है? मनोरोगी को भी दवाइयाँ किस तरीके से लेनी चाहिए, और अगर दवाइयाँ बैलेंस तरीके से नहीं ली गई तो क्या इसका कोई असर पड़ सकता है? हाँ जी, ये एक्चुअली क्या होता है, जो ये दवाइयाँ होती हैं, इनको ये क्या है, बहुत ही सेफ है, बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स होता है इनका, लेकिन लोगों के मन में एक वहम है कि अगर हम इसको लिए तो हमें जीवन भर लेना पड़ेगा करके। तो जैसे डिप्रेशन की ट्रीटमेंट जो होती है, ट्रीटमेंट गाइडलाइन में ऐसा होता है कि 6 to 12 मंथ्स या 6 to 9 मंथ्स हम टैबलेट उनका रहता है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत कम डोज देते हैं उनको, तो बहुत कम डोज देके फिर वो डोज को बढ़ा के फिर उसको कम करके बंद करना होता है, तो इसमें कम से कम 6 से 12 महीने लग जाते हैं। तो लेकिन ट्रीटमेंट इसका पूर्ण रूप से संभव है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, या ट्रीटमेंट उतना सिर्फ टैबलेट से काम नहीं चलता, तो उसमें हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग हर 3 वीकली, मतलब हम यहाँ पर कोंडागांव में जैसे क्या होता है कि पेशेंट बर्डन बहुत है, हम प्रोग्राम जाते हैं, अभी हम होम टू होम विजिट कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा है पेशेंट का, क्योंकि बहुत पेशेंट्स है वो आ नहीं सकते यहाँ पर। तो क्या होता है कि उनका हमको हाव भाव भी समझ में आ जाता है, और हम उनको देख भी सकते हैं कि उनके में कितना इम्प्रूवमेंट है। तो दवाइयाँ ऐसी होती है कि जनरली रात को एक टैबलेट लेनी है, ठीक है, और इसमें ऐसी होती है कि नींद की दवाइयाँ इनिशियली 10-12 दिन के लिए चालू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद बंद कर देते हैं कि नॉर्मल जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी साइकोटिक्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, लेकिन इलाज संभव है इस चीज का। जी, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज संभव है इसमें। अगर स्लीपिंग पिल्स डॉक्टर साहब ली जाएं, तो क्या ऐसा भी केसेस सामने आए हैं कि जो मरीज होता है स्लीपिंग पिल्स ज्यादा ले लेता है, क्या उसकी भी आदत उसको लग जाती है, हैबिचुअल हो जाता है स्लीपिंग पिल्स का? जी जी जी, जरूर होता है। जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं, इनमें क्या रहता है कि ये नींद के लिए लेते हैं, तो इसके बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स होते हैं, अभी न्यूअर फॉर्मुलेशन जो आ गए हैं उसमें बहुत ऐसा एडिक्शन पोटेंशियल बहुत कम है उनका, लेकिन क्या होता है कि इससे भी तकलीफ होता है। लोग क्या है, इसको हमेशा लेने लगते हैं कि नींद का प्रॉब्लम है करके, तभी क्या इसी का डोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरत है, और जिनसे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे आप लगातार मिलते रहें, हर 2 हफ्ते में एक बार फॉलोअप पे जाएं, ताकि वो दवाई को बंद कर सके, और अपने मन से ना दवाई चालू करें ना बंद करें, तो आपको कोई चीज, किसी प्रकार के स्लीपिंग पिल का एडिक्शन होने से आप बच सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या हैं डॉक्टर साहब? अगर दवाइयाँ, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ली जा रही हों, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि चलिए ठीक है आपको दवाइयाँ लेनी है, कितने समय तक दवाइयाँ फिर एक मनोरोगी को लेनी पड़ती हैं, और साथ ही साथ क्या इसका साइड इफेक्ट है, और किस तरीके का फिर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? जी जी, जो दवाइयाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ ज्यादा समय के लिए लेना पड़ता है इन दवाइयों को, लेकिन उस बीच में क्या है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हम मॉनिटर करते हैं, जो कि साइड इफेक्ट्स दिखाते हैं। जैसे सोडियम की कमी हो जाती है शरीर में, या शरीर में अकड़न होता है, या लीवर में असर पड़ रहा है, कि किडनी पे असर पड़ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, दवाइयाँ उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं, मतलब जो साइड इफेक्ट्स को देखते हुए। जनरली आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई है कि उसमें मॉनिटरिंग करने पे भी हमें साइड इफेक्ट्स पता नहीं चलता इन दवाइयों का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे कुछ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होती हैं। जैसे मान के चलिए, ये जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं, जो ये इनका क्या रहता है कि जैसे खाने पे हम नमक से स्वाद आ जाता है ना, तो वैसे ही इनको एक टैबलेट से इनकी जिंदगी में जो स्वाद चला गया है वो स्वाद वापस आ सकता है इसमें, ऐसा रहता है। तो कुछ, और ड्यूरेशन की बात हम करें यहाँ पर, तो क्या होता है कि कई लोगों को आजीवन भी दवाई देने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो बार बार उसी फेज में वापस चले जाते हैं। जैसे डिप्रेशन है,
तो डिप्रेशन का हमें पता करना पड़ता है कि कब हो रहा है उनको डिप्रेशन, कैसे हो रहा है। कई लोग को दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, कई लोग को साल में एक पर्टिकुलर मौसम में होगा, सीजनल टाइप का होता है। तो उस समय अगर उनकी दवाइयां बंद होंगी और उनका अगर जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जो ब्रेन में, वो अगर बार बार हो रहा है तो उनको आजीवन हमको दवाई चालू करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एंजाइटी अटैक अगर पड़ता है तो क्या उस केस में दूसरी दवाइयां होती हैं? उस केस में कैसे पेशेंट को डील किया जाता है? क्या उसकी अलग से काउंसलिंग की जाती है? और ये क्या ये साइकोलॉजिकल भी अफेक्ट करता है? जी साइकोलॉजिकल तो बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि एंशियस तो बहुत होते हैं, बहुत लोग होते हैं, एंजाइटी बहुत लोगों को होता है और वो इस चीज को डायग्नोज नहीं कर पाते। जनरली एंजाइटी के सिम्टम्स है कि उनको हमेशा धड़कन की प्रॉब्लम होगी, पैल्पिटेशन बोलते हैं जिनको, या उनका ब्लड प्रेशर रेज्ड रहेगा और वो बहुत ही मतलब हर चीज को बहुत तेजी से करना चाहिए, मतलब तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। तो एंजाइटी अटैक जो होता है इसमें बहुत सारी चीज, जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्लीपिंग पिल्स हैं, तो एकदम माइल्ड डोज जो स्लीपिंग पिल है वो ले सकते हैं एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जैसे 3 to 4 मिनट्स के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है उस समय। तो जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप एंजाइटी को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करना है, मतलब एकदम डीप इंस्पिरेशन डीप एक्सपिरेशन। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाता है और जिसके कारण एंजाइटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप एक मेडिसिन ले सकते हैं जो स्लीपिंग पिल होता है। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, लो डोज स्लीपिंग पिल आप लेंगे तो आप एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आपको डॉक्टर को ही प्रेजेंट करना होगा। जी डॉक्टर आदित्य, आपने चूंकि पिल्स का तो जिक्र कर दिया, लेकिन क्या इंजेक्शन भी लिया जा सकता है? और इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ऐसे भी कई बार स्टडी में ये सामने आया है कि इंजेक्शन भी यहाँ पर पेशेंट्स को दिया जा सकता है और दिया भी गया है। जी इंजेक्शंस का ऐसा रहता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम साइकोसिस बोलते हैं। साइकोसिस मतलब जो पेशेंट को पता नहीं रहता कि वो मैं बीमार हूँ करके, मतलब जैसे बड़बड़ाने की बीमारी एक होती है, जो अपनी ही धुन में रहते हैं, डेल्यूजन में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं शरीर में, मतलब साइकोसिस बोलते हैं जिनको, जिनका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं रह जाता। तो इन पेशेंट में क्या होता है, इनको हम दवाई देंगे तो ये लोग दवाई इनको खिलाना मुश्किल होता है, क्योंकि इन लोग थोड़ा सा एग्रेसिव सॉर्ट ऑफ रहते हैं, मतलब मारपीट भी कर सकते हैं या मतलब थोड़ा सा ये रहता है, आक्रामक होते हैं। तो इनको क्या रहता है, हम इनको इंजेक्टेबल्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इंजेक्शन का एक फायदा होता है कि या तो 15 दिन में एक बार लग रहा है, या हफ्ते में एक बार लगाना है, या महीने में एक बार लगाना है। आप इंजेक्शन लगा दिए, फिर जब वो पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाएगा तो आप उनको फिर टैबलेट पे शिफ्ट करके फिर आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आदित्य, कैसे डायग्नोज किया जाएगा कि पेशेंट को पिल्स देनी है या फिर इंजेक्शन के जरिए उनका इलाज करना है? जी ऐसा होता है कि कई बार दवाइयाँ काम नहीं करती। दवाइयों का ऐसा रहता है कि या तो पेशेंट ठीक से ले नहीं रहा होता, या कई ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस होते हैं जिसमें देखा जाता है, तो उसमें इंजेक्टेबल बहुत अच्छा काम करता है। इंजेक्शन में क्या होता है, हम डिपॉट प्रिपरेशंस होते हैं उसमें, तो बहुत ज्यादा डोज जो दवाई हम डेली बेसिस पे देते हैं, तो मंथली एक डोज उनको हम लगा देते हैं। डीप इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन रहता है, डिपॉट प्रिपरेशन। तो उससे क्या रहता है, पेशेंट का इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है इंजेक्शन लगाने से। जी इसके अलावा और किस तरीके से उपचार डॉक्टर साहब किया जा सकता है मरीज का, और कैसे, चूंकि ये भी कहा गया है कि काउंसलिंग एक बेटर ऑप्शन है, तो क्या काउंसलिंग के जरिए भी समझा जा सकता है उसकी बीमारी को, और साथ ही कैसे उसको कितने समय में उसको उभार के बाहर लाया जा सकता है? जी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, पेशेंट को लगता है कि मैं लोगों से डिस्कस करूंगा तो लोग समझेंगे नहीं या मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो इस कारण क्या है, काउंसलिंग जो चीज है ये मान के चलिए दवाई से भी ज्यादा असरदार है। जो पेशेंट्स को हम दवाई जैसे जो पेशेंट है वो सुन नहीं रहा है, जैसे कोई पेशेंट मेनिया में है, ठीक है, तो वो पेशेंट आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपनी ही बात करता जाएगा। ठीक, तो उस केसेस में क्या होता है, हमको मेडिसिन देना उसको जरूरी होता है। वैसे ही साइकोसिस में कोई पेशेंट है जिसका वास्तविकता में वो नहीं है अपने, मतलब उसको पता नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो उसमें काउंसलिंग का कोई यूज नहीं है इनिशियली। लेकिन जब हम उनको दवाई दे देते हैं, वो उनके ऊपर काम करती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगते हैं दवाइयों को काम करने में, उसके बाद हम उनको काउंसलिंग देते हैं। तो काउंसलिंग का ये रहता है कि उनको जो उनकी प्रॉब्लम है
उस तक के पहुंचना जरूरी होता है। जैसे कई लोगों का एक लाइफ इवेंट होता है, जैसे किसी ने एक्सीडेंट में किसी को मरते देख लिया, किसी ने अपने को खो दिया है, तो वो चीजें क्या उनके अंदर में रह जाती है मतलब। तो उन चीजों को हमको पता करना होता है, जिसके लिए काउंसलिंग बहुत ज्यादा ही जरूरी चीज हो जाती है। दवाइयों से भी ज्यादा जरूरी काउंसलिंग हो जाती है। और कई ऐसी बीमारी है, जैसे नींद की बीमारी होती है कॉमन, तो कॉमन नींद की बीमारी मतलब कुछ ना कुछ दूसरे रीजन के ही कारण आपका नींद खराब हो रहा है। खाने का प्रॉब्लम है, या लंबे समय से गैस का प्रॉब्लम है, शरीर के कोई एक पार्ट में आपको दर्द हो रहा है, या पेट में हमेशा दर्द रहेगा, या पैर में दर्द, या सिर में दर्द रहेगा हमेशा, बाकी आप टेस्ट कराएंगे सब नॉर्मल रहेगा। तो इन केसेस में क्या होता है, काउंसलिंग से हमको पता चल जाता है कि सामने वाले की परेशानी क्या है, तो हम उस तक के पहुंच के हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। या किसी का इंटरपर्सनल फैमिली में प्रॉब्लम होता है, फैमिलियल प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा इशू होती हैं मानसिक प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि घर की बातें बाहर कोई डिस्कस नहीं कर सकता। तो उन बातों तक के पहुंचने के काउंसलिंग में क्या होता है कि हमको भरोसा चाहिए। एम्पैथी बोलते हैं, जैसे सिंपैथी मतलब मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि आप ये प्रॉब्लम में है, एम्पैथी मतलब मैं आपकी जगह रह के समझ पा रहा हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है, बताइए मुझे, मैं समझने को तैयार हूँ। तो हम एम्पैथी वाला जो प्रिंसिपल है उसको हम काउंसलिंग में उसको प्रिंसिपल लेके चलते हैं। जी। लेकिन डॉक्टर आदित्य, अगर चलिए मान लेते हैं कि किसी को काउंसलर के पास जाना ही नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट खुद से ही बाहर निकलना चाहता है, किसी को बताना ही नहीं चाहता कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इन सब के अलावा? जी, जैसे क्या होता है कि हमारे मतलब इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं या ऐसा होता है, तो जो ये बीमारियां होती हैं, जैसे कोई अगर डिप्रेशन में मान के चलिए, तो समय में जैसे अगर होली आया, दिवाली आया, तो इस समय क्या होता है, परिवार वालों से मिलना होता है। कई बार क्या होता है कि अगर माइल्ड प्रॉब्लम है, जैसे मानसिक रोग क्या 3 प्रकार, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होते हैं। तो जैसे माइल्ड प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, माइल्ड डिप्रेशन जो होता है, ये सब बहुत सारी बीमारियां होती है जो माइल्ड में होती है, मतलब बहुत इनको इजिली ट्रीट किया जा सकता है। तो कई बार क्या होता है, घर परिवार वालों से बात करने से, जैसे दिवाली में गेट टुगेदर होता है, सब घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो उसको समझ में आता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं मिल नहीं रहा था, या मेरी बात नहीं हो पा रही थी, या मेरे से 4 लोगों ने मुझे पूछा, अच्छा लगा, तो ये सब चीज के कारण क्या है, उसे अच्छा लगने लगता है। तो ये भी एक तरीका है कि परिवार वालों से मिलना, या जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको हम फॉलो करें, तो उससे होता है। जैसे क्या होता है कि नॉर्मल ओपीडी में हम हर किसी को हर चीज पूछते हैं, क्या तकलीफ है, क्या ये, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि आपका मन कैसा है। आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि अभी आपका मन कैसा है करके, तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरे मन के बारे में पूछ रहा है। ये चीज कोई पूछता नहीं है असल में। काउंसलिंग का ये एक पार्ट है कि हम पूछते हैं कि आपका मन कैसा है करके, मतलब जैसे नॉर्मल ओपीडी में मेरी आती है, तो हम हर चीज पूछते हैं कि क्या तकलीफ है, फिर हम एक बार पूछते हैं कि आपका मन कैसा है। तो ये चीज क्या है, उनको बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद क्या होता है, अब अगर उस समय वो नहीं बोलता, तो अगली बार आके वो जरूर बोलेगा कि हाँ ठीक है, मेरे मन की ये प्रॉब्लम है, मेरा मन अच्छा नहीं रहता करके, या मैं रात को सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं ऐसे करके। तो ये तरीके होते हैं उसको ये करने के। बाकी तो आजकल ऑनलाइन ऐसा है कि जैसे फोन का प्रॉब्लम होता है, जैसे फोन एडिक्शन, तो लोग जैसे किसी को आप बोल रहे हैं ना कि खुद कैसे निकल सकते हैं करके, तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ऑनलाइन मूवीज देखना, या ऑनलाइन कुछ शोज देख रहे हैं, या जैसे डिबेट, जैसे ऑनलाइन हमारा ही एक प्रोग्राम चल रहा है, अगर कोई इसे देख रहा होगा तो हो सकता है इसके माध्यम से उसे बहुत हेल्प मिले, या उसे कुछ चीजें समझ में आ जाए, या वो बाहर निकल के अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके किसी से। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन पेशेंट्स तक के पहुंचने के लिए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर आदित्य, चूंकि बड़े तो चलिए ठीक है, खुद ये सारी चीजें समझते हैं और उनको एक पॉइंट पर आकर लगता है कि उन्हें अब इस चीज से आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, लेकिन अगर बच्चे इस केस में आ जाएं, बच्चों को अगर परेशानी हो रही है, डिप्रेशन में अगर वो हो रहे हैं और लोगों से उनका कटाव जो है वो होता जा रहा है, तो ऐसे केसेस में बच्चों के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और आप लोगों के लिए कितना ज्यादा डील करना बच्चों को मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में थोड़ा सा हमने देखा गया है कि लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कुछ भी होता है तो उसको लाइटली लेते हैं कि नहीं, आप योगा करिए, आप मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, आप दिनचर्या बदलिए, आप सुबह जल्दी उठिए, ऐसे करके। लेकिन हमको क्या है ना, हमको हमारा तरीका वैसा बदलना है। क्या होता है, जैसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें सिर दर्द हो रहा है करके, तो हमको क्या है, बच्चे हो चाहे बड़े हो, हम कोई भी कुछ भी चीज बोलता है कि उसको सिर दर्द है या पैर में दर्द है, तो हमको सीरियसली लेना है।
तो जैसे कब जब कोई बोलता है कि घबराहट हो रही है, ये हो रही है, तो हमको उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि हमेशा जो मानसिक बीमारी होती है ना, वो अलार्म जरूर देती है कुछ ना कुछ तरीके से अपने मतलब। और बच्चे लोग का ऐसा रहता है कि बच्चे लोगों को क्या है ना, अगर ऐसी प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है, जैसे फैमिलियल प्रॉब्लम है, बच्चे देखते हैं, तो बच्चों को क्या लगता है कि सबसे आदमी आसान तरीका देखता है, तो बच्चे लोग के साथ यही होता है कि बच्चा आसान तरीका देखता है। तो बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं कि कोई एक जगह से चल के कोई कूद गए या ऐसा हो गया, या बच्चे ने कुछ खा लिया ऐसे करके, मतलब तो ये सारी चीजें होती है मतलब। जी, ऐसे में डॉक्टर आदित्य, चूंकि बच्चों के ही बारे में हम चूंकि जिक्र कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी ये समझना होगा, तो कैसे पेरेंट्स को समझाया जाए बच्चों की ओर, पेरेंट्स कितना ध्यान रखें और कैसे सतर्क रहें उनके पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे तो ठीक है बिजी रह रहे हैं, अपने घरों में बिजी रह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जी 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 जी, पेरेंट्स आज के दिन में ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स या तो अपने काम पे बिजी हैं, या तो जनरली आजकल लगभग मैक्सिमम लोगों को फोन का ही एडिक्शन हो गया है, तो फोन पे ही बहुत लोग बिजी रहते हैं, मतलब ऐसा। तो बच्चों से क्या है ना, इंटरेक्शन उनका कम हो गया है। बहुत केसेस में ऐसा देखा हो गया कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। बच्चों को लोग किसी के लिए मतलब कि उनको हायर करके रख देते हैं कि ये बेबी सीटर लगा दिया कि आप बच्चे का ख्याल रखें। तो बच्चे लोगों को भी ना केयर की बहुत जरूरत है और बातचीत की बहुत जरूरत है। अब आज के समय में क्या हो गया, बच्चे और आइसोलेट हो गए हैं। जैसे कोविड के समय में स्कूल्स नहीं है, तो स्कूल्स के समय क्या है, वो मोबाइल में ही रहते हैं, मोबाइल या आईपैड में अपने यूज कर रहे हैं, तो उसी में ही रहते हैं। फिर वो क्या ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन वीडियोस भी देख रहे हैं, तो उनका क्या थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग भी बहुत ब्रॉड हो जा रहा है मतलब। क्योंकि जो न्यूज जो पहले के समय में बच्चे लोगों का इंटरेक्शन था, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता था, आजकल क्या हो गया, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा हो गया। मेंटल एक्टिविटी इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि वो एक कमरे में बैठे रहते हैं और वो एक अपने एक डिवाइस पे काम करते हैं, पढ़ते हैं उसमें, और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जनरली देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बचपन से ही मोबाइल दे दिया जाता है। जैसे आप 2 साल से पहले ही मोबाइल दे दिए, हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये गाना सुने या ये करे करके। उन बच्चों को हमने देखा है कि उनको स्पीच की प्रॉब्लम हो जाती है कुछ समय के बाद, वो बच्चे माँ बाप से बात करना बंद कर देते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है, हम उनको एडवाइस देते हैं कि बच्चे को क्या है कि आप लोग टाइम दीजिए, और दूसरा बात, उसको टीवी देखने से मना करिए, या उसको आईना देखने के लिए मना करिए। बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आती है बच्चों के लिए। जैसे हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि बच्चों को डायपर्स का यूज कम सिखाइए थोड़ा सा। क्या होता है, डायपर यूज के कारण क्या होता है, उसका जो ब्लैडर और बाउल कंट्रोल होता है ना, वो भूल चुका होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कभी भी करूंगा तो उसमें सूख जाएगा ऐसे करके मतलब। तो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमको बचपन से ही ध्यान देनी होती है। तो और जैसे आई चेकअप वगैरह कराना है उनका, या आप देखें बच्चे को कि उनको हेडेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्लस जंक फूड एंड ऑल से आप उनको बचा सकते हैं बच्चों को। बिल्कुल, और पेरेंट्स को भी चाहिए डॉक्टर आदित्य कि ये सारी चीज़ें जो है नज़रअंदाज ना की जाएं, क्योंकि आने वाले समय में यही सारी चीज़ें अगर नज़रअंदाज करते रहे तो उनके बच्चों के लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, और कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे करके उनसे अलग होते चले जाएं और डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी ध्यान में रखनी है। डॉक्टर आदित्य, समय की थोड़ी कमी है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए, सेहतनामा में अपना कीमती समय देने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।